हम बात कर रहे थे कि अगर हमें प्रकृति के सिद्धांत समझ आ जाए तो हमारा जीना मुश्किल जो होता है वो आसान हो जाए। अगर हमें प्रकृति के सिद्धांत समझ आ जाए तो हमारी समझ बढ़ जाती है, और हमारी समझ जब बढ़ती है तो हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनका हम अच्छे तरीके से आकलन कर सकते हैं। आकलन करने के बाद हम इस माया जाल से में रहते हुए या माया जाल से बाहर निकल सकते हैं, या माया जाल में रहते हुए भी अपने जीवन को अ, चेतना वाला बना सकते हैं अगर हम ब्रह्मांड के नियमों को समझ लें। तो हर एक जीव के पास जो भी इस धरती पे आता है, चाहे वो तमोगुण की परतें हों, चाहे वो रजोगुण की हों, चाहे वो सतोगुण की परतें हों, उन सबके पास एक पुरुष तत्व है। अब ये बात हमें बार बार समझने की जरूरत नहीं है कि उनके अंदर वो रोशनी, वो चेतना सबके अंदर चमक रही है, यानी कि पुरुष। और जो प्रकृति है, जहाँ पे लिखा है, हम महत को पढ़ रहे थे, इसलिए मैं याद कराने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि एक हफ्ता बीत गया है। और जो महत है, वो महत क्या होता है कि हमारे अंदर का एक अंदर की आवाज, हार्ट वॉइस या सोल वॉइस या क्वांटम सेल्फ या चेतना की आवाज। और ये चेतना की आवाज पहले आती है, अभी ये वैज्ञानिक इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि पहले एक वॉइस आपकी आएगी, उसको हम महत बोलते हैं, यानी कि आपकी कॉस्मिक इंटेलिजेंस। क्यों है ये? क्योंकि जब एक ब्रह्म से हम आ रहे हैं, एक हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से हम एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस बनते हैं, यानी कि हमारा आत्मा और उसके ऊपर जो परतें बनती हैं, तो आत्मा की वॉइस सबसे पहले आती है, उसी को हम महत बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं। और इस इंटेलिजेंस से ही पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। और ये इंटेलिजेंस ही डिसाइड करती है कि हम तमोगुण की परतों को खोल रहे हैं या रजोगुण की परतों को खोल रहे हैं या सतोगुण की परतों को खोल रहे हैं। अगर हम मनुष्य नहीं हैं और हम मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, इंसेक्ट किंगडम, एनिमल किंगडम, अगर हम इस वाले योनियों की बात करते हैं तो वहां पर भी महत्व होता है। क्यों क्यों होता है? क्योंकि वो एक पुरुष, यानी कि उस ब्रह्म को साथ लेकर आया है। जैसे एक चींटी है, अगर हम उसको छेड़ देते हैं, एक ततैया है उसको छेड़ देते हैं, तो वो उसके अंदर वो जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है वो काम करता है। वो काम क्या करता है कि चींटी कहीं कहीं छुपने की कोशिश करती है, छुप जाती है अपने बचाव के लिए। तो उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो उसको बताती है, वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस, कि तुम्हें छुपना है, अभी तुम्हारे ऊपर हमला हो रहा है। इसी तरह जो इंसेक्ट किंगडम है, प्लांट किंगडम है, ऐसी प्लांट्स के बारे में भी ये इन्वेंशंस हुई, ये रिसर्चेस हुई कि अगर प्लांट को हम बार बार ये कहें कि इसको काट देना है, इसको काट देना है, इसको हम यहाँ से फेंक देंगे काट के, तो अपने आप ही सूखने लगता है। क्योंकि वो जो कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर जो वो महत्व छुपा हुआ है, जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, वो उसको बताता है कि अब तुम्हारा यहाँ पे रहना नहीं है, तुम अब यहाँ से चले जाओ। या हम बार बार रिक्वेस्ट करें कि जो जैसे आम का पेड़ है जो फल नहीं दे रहा है, कि आप कि हम किस तरीके से सेवा करें कि आपके फल आने लग जाएं, हम किस प्रकार से आपका टेक केयर करें, मिट्टी खोदें, खाद डालें, पानी डालें, क्या करें, प्रार्थना करें, तो उसके बाद वो जो पौधा है वो फल देने लगता है। तो इस तरह की ये रिसर्चेस होने से ये बात समझ आती है कि हमारे पास एक महत्व, एक हमारे पास एक ऐसा खजाना है कि जिसके तहत हम अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। अब मनुष्य की बात आ गई, तो मनुष्य के पास तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अहंकार तत्व है,
ना मन है, बुद्धि है, हमारे अंतःकरण की बात आती है। तो हम अंतःकरण को पढ़ रहे थे कि अंतःकरण में हमारा सबसे पहले महत है ना, उसके बाद फिर अहंकार है, उसके बाद फिर बुद्धि है और फिर मनस है। हम इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये जो महत है, जो ग्रेट माइंड है, हायर माइंड है, इसी को हम अंतःकरण बोलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम धरती पर नीचे आते हैं, हमारी सोल जब नीचे की तरफ आती है, तो फिर हमारे आवरण चढ़ने शुरू हो जाते हैं। और वो जो आवरण चढ़ते हैं, जैसे हम आनंदमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर मनोमय कोश, मनोमय कोश में हमारी इंद्रियां हैं, और प्राणमय कोश है जिसमें हमारी फीलिंग्स हैं। इंद्रियां जो हमारे काम करती हैं, कर्म, जो हम एक्शंस करते हैं, उसका प्रभाव हमारे प्राणमय कोश और अन्नमय कोश के ऊपर पड़ता है। और अन्नमय कोश है हमारा 5 महाभूत, और प्राणमय कोश और मनोमय कोश में हमारी पंच तन मात्राएं हैं जो इनविजिबल होती हैं। तो इसकी हम अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा कि जब भी हम कोई बात करते हैं, कि सामने वाले को देखते हैं, तो हम उसके उस भौतिक शरीर को ही ना देखें, उसके अंदर की उस गहराई को समझे। जैसे जूम करते हैं ना, तो जूम करके हमें बड़ा बड़ा दिखता है। तो हम जब एक ऐसी प्रैक्टिस बनाएं कि जब हम किसी के साथ भी व्यवहार करते हैं, तो जूम करके हमें कुछ अपने अंदर याद करने की जरूरत है कि तुम भौतिक नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और आपका ब्रह्मांडीय शरीर, जहाँ से हम उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से, उस ब्रह्म से हम आए हैं। हम उस चीज को याद करते हुए दूसरों के साथ अगर व्यवहार करते हैं, इसका मतलब अब हम जागृत हो रहे हैं, अब हम एनलाइटेंड हो रहे हैं। तो ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार से देखना चाह रहे थे। तो हमने ये वाली स्लाइड भी देखी थी कि जो हमारा फिजिकल है, यानी कि जो भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर सेंसिंग लिखा है यहाँ पर, सेंस करता है, मतलब विद इन सेकेंड सेंस करता है वो, कि अच्छा है, बुरा है ना, अंदर किस तरह का भाव है, वो सेंस करने लगता है। खुद के अंदर भी सेंस का पता लगता है, सामने वाले का जो फील्ड बना हुआ है, जो हमें दिखाई नहीं देता, जो एनर्जी फील्ड है, उसी से उसको भी सेंस होता है कि किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, और हमें भी सेंस होता है कि हम उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि ये जो सेंसरी सिस्टम है हमारा, ये फिजिकल लेवल पे दिखाई देता है। फिर दूसरा फीलिंग्स है। फीलिंग्स क्या है? ये वाइटल बॉडी, हमारा प्राणमय शरीर का पार्ट है जो फीलिंग्स वाला है, जहाँ पे हमारे चक्रास रहते हैं, जहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम के बैकग्राउंड का पार्ट रहता है। नर्वस सिस्टम हमारा फिजिकल बॉडी है, जैसे ब्रेन हमारा फिजिकल बॉडी है ना, लेकिन ब्रेन कैसे काम करता है? हमारी वाइटल बॉडी और मेंटल बॉडी के साथ काम करता है। मतलब जैसे फीलिंग अच्छी नहीं आई हमें, मतलब बहुत उदासी की फीलिंग है, तो हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर भी हम किसी को कुर्सी पे उदास बैठा हुआ देखते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि वो उदास है, उसकी फीलिंग्स अच्छी नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना, उसके मन में क्या विचार चल रहे होंगे। तो ये मेंटल बॉडी है जो थिंकिंग है। थिंकिंग और मीनिंग दो वर्ड इकट्ठे लिए गए हैं। मीनिंग होता है कि आप किस प्रकार का, सामने वाला जो बोल रहा है किस प्रकार का अर्थ निकालते हो, और उसी प्रकार के आपके विचार चलने लगते हैं। जैसे हमने अभी पीछे बात भी की थी कि एक बार जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, तो हमारा क्वांटम सेल्फ, यानी कि हमारी चेतना के अंदर से एक आवाज आती है। लेकिन बार बार जब हम उस व्यक्ति से मिलते हैं, 2 बार मिलते हैं, 3 बार मिलते हैं, 4 बार मिलते हैं, तो हमारे मन के अंदर वो स्मृतियां जागृत होने लगती हैं कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसे किया, वो स्मृतियां जागृत होती हैं। तो हम अपने अलग अलग तरह के मीनिंग्स निकालने लगते हैं। मीनिंग्स निकालते हैं कि वो तो अच्छा नहीं है, वो बुरा है ना, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो हमारी मेंटल बॉडी का जो विस्तार है,
वो हमारी थिंकिंग पैटर्न और हमारे जो हम उसके मीनिंग्स निकालते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आती है हमारी सुप्रामेंटल बॉडी, यानी कि विज्ञान में कुछ इसको थोड़ा आगे और एलोबरेट करेंगे। तो इंट्यूशंस जो होती हैं, इंट्यूशंस जो हैं वो कभी कभी आती हैं। जैसे इंट्यूशन आई एकदम से कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। और कभी कभी थिंकिंग आती है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ईगो के साथ है ना। लेकिन कॉस्मिक इंटेलिजेंस हमेशा रहता है, मतलब कि सुप्रामेंटल बॉडी हमारी इंट्यूट करती है। अगर हम इंट्यूशंस में रहने लग जाएं तो मोस्ट ऑफ द हमारा जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है वो काम करने लगता है, हमारा हार्ट ओपन होने लगता है। हार्ट कोहेरेंस और ब्रेन कोहेरेंस आपस में मिलके काम करने लगते हैं। अदरवाइज हमारा कभी कभी ब्रेन काम करता है, कभी कभी हमारा हार्ट काम करता है। अब हम थोड़ा इसको और डिटेल में कि जो चित्त है वो हमने अंतःकरण जैसे महत पढ़ा, फिर हमने चित्त को पढ़ा कि चित्त क्या होता है। इसको थोड़ा हमने पढ़ा भी था कि ये जो सेकंड फंक्शन ऑफ महत इज चित्त, और द डायमेंशन वेयर कर्मास एंड संस्कारास आर स्टोर्ड इन डीप अनकॉन्शियस फील्ड। यानी कि अब हमें ये बात समझनी है कि हमारे जो चारों तरफ जो हमारा एनर्जी फील्ड है, जो हमारा ऊर्जा का क्षेत्र है, जैसे कुरुक्षेत्र बोलते हैं ना, तो हमारा ऐसे एक कर्म क्षेत्र है, एक हमारा ऊर्जा का क्षेत्र है। तो हमारे जितने भी जो कर्म है, संस्कार हैं जो बनते हैं, वो कहीं डीप रूटेड वहां पे स्टोर होते रहते हैं ना। जैसा हम करते हैं, जिसको हम आगे फिर लॉ ऑफ कर्मा का में हम कहते हैं कि आपके आगामी कर्म है, प्रारब्ध है, संचित कर्म है ना। तो ये सब जमा हो रहे हैं, लेकिन कहाँ हो रहे हैं जमा? जब हम इसको और आगे आने वाले समय में, इस पूरे साल में हमने ये बातें करनी है, तब हमें ये पता लगेगा कि हम तो चले जाते हैं, तो फिर ये कहाँ जाएंगे, कर्म और संस्कार कहाँ रहते हैं फिर। तो इसके ऊपर भी हम आने वाले जून के बाद इसकी चर्चा करेंगे। आप याद रखना इस बात को कि अब हम तो मर के चले गए ऊपर, तो फिर ये कहाँ रहते हैं और फिर हमें ये वापस कैसे आते हैं। तो ये जो डीप अनकॉन्शियस फील्ड है, उसके अंदर ये सारी वाइब्रेशनल जो मैसेजेस हैं, हमारी इंफॉर्मेशन है, वो सब हमारे जमा होते रहते हैं यहीं पर, और कहीं नहीं जाते। तो चित्त इज ऑल्सो द सेंटर फॉर मेमोरी, memories that are ingrained in the mind in the form of impressions. माइंड यानी कि मेंटल बॉडी, माइंड अलग है थोड़ा। मेंटल बॉडी का जो पार्ट है उसमें हमारी इंप्रेशंस, इमेजेस, एक्सपीरियंसेस, ये सब हमारे अपने उस एनर्जी फील्ड में जमा होते रहते हैं। माइंड क्या करता है? कुमुलेट्स दीज मेमोरीज एंड संस्कारास ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपने अगर 6:01 पे जो काम किया, उसका इस टाइम एंड स्पेस में वो डाटा इकट्ठा हो रहा है। जैसे हम डाटा इकट्ठा करते हैं ना, ऐसे हमारा एक ये डाटा इकट्ठा होता रहता है। इसी को हम आकाशिक रिकॉर्ड भी बोलते हैं। इसके ऊपर एरविन लेस्लो ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बहुत सुंदर उन्होंने प्रेम के ऊपर और आकाशिक रिकॉर्ड के ऊपर बोला है। तो हम जून के बाद एरविन लेस्लो की कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, उसको जरूर से जरूर पढ़ेंगे, ताकि हमें पता लगे कि जो आकाशिक रिकॉर्ड है वो रियली में हमारे जो चारों तरफ हम जिस तरह की भी वाइब्रेशन रखते हैं, वो किस प्रकार से हमारे चारों तरफ जमा होती है, अकुमुलेट होती हैं, और किस प्रकार से हमारा मनस बनता है, किस प्रकार से हम अपने प्रारब्ध और संचित कर्म, आगामी कर्म, किस प्रकार से हम उस आकाशिक रिकॉर्ड में जमा करते रहते हैं। उसमें से कौन सा फिल्टर होके आता है, हमारी चॉइसेस क्या हैं, उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। They relate not only to this life but also to the past and are sown in the subconscious and unconscious states. तो ये भी हमने चर्चा अभी की है कि जो भी हम कुछ जोड़ते, अब 6:01 तो निकल चुका है ना, 6:30 भी निकल गए, हम तो आगे बढ़ रहे हैं टाइम में। हमारा एज भी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है।
हम 50 साल से हम 51 साल के, 52 साल के, 53 साल के हो जाएंगे। तो जो हमारा ये टाइम पीरियड है, हमारा टाइम एंड स्पेस, जिसको हम आयुर्वेद में काल और दिशा बोलते हैं। जैसे मान लो कि हमने चंडीगढ़ गए, है ना, वहां पे मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बैठी और मैंने बहुत बुराइयां करी और मैंने बहुत गलत काम किया। तो वो वहाँ की मेमोरी, संस्कार, सब उस टाइम, मतलब वो दिशा और काल, दिशा काल में वो सब जमा हो गया। लेकिन हमें नहीं पता, हम इस चीज को नहीं जानते कि वो जमा हो रहा है। लेकिन वहां पे हमारी मेमोरीज, हमारे संस्कार, मान लो हम रोज जा रहे हैं चंडीगढ़, या हम ऑफिस में ही रोज बैठते हैं, तो हमारी वहां पे ऑफिस में बैठते बैठते हमारी एक नेचर बन गई कि ये मेरी सीट है। एक नेचर बन गई कि मैं ही फाइल को इसी तरीके से निकालूंगा। मेरी नेचर बन गई कि कोई मेरे को बार बार रिक्वेस्ट करेगा तभी मैं उस फाइल को निकालूंगा। तो ये मेरे संस्कार जो हैं उस ऑफिस में बनते जा रहे हैं। मैं उससे कनेक्टेड हूँ। मैंने ऐसे ऐसे अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं, मैंने अपने ही डिपार्टमेंट में, जो फाइलों को देते ही नहीं है। मतलब इस तरह के लोग हैं कि जो कुंडली मार के फाइलों को ही लेके बैठे रहते हैं। और मतलब अंदर ही कभी कभी ऐसा अंदर से महसूस होता है कि ये किस तरह की चीजों को जमा कर रहे हैं। ऐसी ऐसी स्मृतियां, संस्कार हैं कि वो कई लाइफ टाइम तक वो इस अपने आयुष डिपार्टमेंट से निकल नहीं पाएंगे। पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो चिपके हुए हैं फाइलों को, फाइलों को ऊपर ऑफिसर को देते हुए भी तकलीफ होती है। तो ये जो मेमोरीज और संस्कार हैं, ये एक टाइम पीरियड में, काल और दिशा में, मतलब अगर हमने उत्तर दिशा में ये काम किया है, बहुत बड़ा, मतलब एक हमारा खाका बनता है पूरा। कि अगर हमने उत्तर दिशा में किया है, पूर्व दिशा में किया है, इवन आयुर्वेदा तो दिशा को भी लिखता है। दिशा और काल दोनों चीजों की एंट्री होती है कि आप किस पर्टिकुलर मोमेंट में क्या कर रहे हैं। तो ये जो संस्कार है, ये इन्होंने क्या कहा है कि ए संस्कार दैट is being expressed today reflects what was gained in the past and is being lived in the present। जो भी चीज हम सिंपल सी साधारण सी बात से समझें कि जो हम जमा करते जा रहे हैं, वो एक ना एक दिन हमारी जिंदगी में रिफ्लेक्ट होता है। अगर हम अपनी फाइलों को कुंडली मार के बैठे रहे, हम ना दें किसी को, क्यों कोई मेरे से रिक्वेस्ट करेगा, बार बार रिक्वेस्ट करेगा, तो तभी मेरे को फाइल देनी है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम में वो ऐसे संस्कार बन जाएंगे कि उसको उस चीज के बारे में वो उसको भुगतना ही पड़ेगा। और एक एग्जाम्पल है कि जैसे अभी अहिंसा परमो धर्मा की हमने बात की, महावीर जयंती थी। बार बार वो कहते हैं कि अहिंसा को फॉलो करो, हिंसा नहीं करनी है। अगर हम एक भी किसी चीज के ऊपर हम एक इफेक्ट डालते हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन बार बार हमारे ऊपर आता है। और वो जब बार बार आता है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमने इस तरह के काम किए हैं जिससे हमारा जो फ्यूचर है वैसा ही बनता है। फिर डॉक्टर जो डिस्पेंजा तो बोलते ही ये हैं कि आप जो प्रेजेंट में सोच रहे हो वैसा ही आपका फ्यूचर बनेगा। वो पास्ट बन गया, फिर वो प्रेजेंट बन गया, और उसके बाद वो फ्यूचर बन गया। आप अपने फ्यूचर का निर्माण, जैसा आप काम कर रहे हैं वैसे ही आपका फ्यूचर निर्मित होता जा रहा है। वो इतनी गहराई से बात कहते हैं कि तुम सुपरफिशियली या सबकॉन्शियसली सोचते हो कि ऐसा बदल जाएंगे, हम कल से ऐसा काम करेंगे, लेकिन वो सुपरफिशियल होता है क्योंकि आप इंटरनली आप बिल्कुल उस चीज को बदले नहीं होते, क्योंकि आपका पास्ट और प्रेजेंट उन्हीं बेकार की चीजों से जमा हो रहा है। तो आप फ्यूचर को अच्छा कैसे बनाएंगे? उनकी भी जो पुस्तकें हैं बहुत अच्छी हैं, उनको यूट्यूब पे भी आप डॉक्टर जो डिस्पेंजा की सुन सकते हो, कि ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। उनकी एक बुक है बिकमिंग सुपर नेचुरल, ए प्लेसिबो। बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। और यूट्यूब के ऊपर भी कभी कभी आपको कुछ नई चीजें सीखनी हो तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा को आप सुन सकते हो। तो ये सारे
संस्कारों की बात है। और लास्ट में वो क्या लिखते हैं, संस्कारास दैट ही क्रिएट्स इन द प्रेजेंट विल इन्फ्लुएंस इन हिज फ्यूचर and the sanskaras that he has created in the past are influencing his present। अब जो हम करते जा रहे हैं, अब जो हम कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करता है, और जो हमने पास्ट में किया है वो हमारे प्रेजेंट को अफेक्ट करता है। एंड दिस इज द रोल ऑफ चित्त। चित्त वृत्ति निरोध योग है ना, ऐसे बोलते हैं। तो जो हमारी वृत्तियां हैं, जो हमारी प्रवृत्तियां हैं ना, ये हमारी डेली की मैन्युफैक्चरिंग, हमारी, हम ये कहें कि यूनिट है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हम रोज क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। ज्ञान इंद्रियां हैं, अलग अलग कर्म इंद्रियां हैं, है ना। मतलब मैं तो इतना डीपर लेवल पे सोचती हूँ, जब से ये पढ़ने लगी हैं पिछले 5-6 सालों से, तो और ज्यादा गहराई से, कि पहले कर्म इंद्रियों के बारे में, जो हमारे हाथ हैं, पैर हैं, वाणी है, इनके बारे में तो हमें सब पता है। लेकिन जो हमारा मल और मूत्र भी इकट्ठा होता है, वो भी हमारे जो एक्टिविटीज हैं, डेली की एक्टिविटीज हैं, जो हमारे खाने का स्टाइल है, वो मल और मूत्र भी हमारी कर्मेंद्रियों, कर्मेंद्रियां ही हैं, इंद्रियां हैं। तो हमारा मल मूत्र भी वैसा ही बनता है। जैसे कभी कभी यूरिया बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, कभी कभी स्टूल बहुत कॉन्स्टिपेटेड आ गया, कभी कभी बहुत लूज मोशंस लग गए। ये सारे जो हम आयुर्वेद में टेस्ट बोलते थे कि मलमूत्र देखने से ही इंसान का पता लग जाता है, नाखून देखने से इंसान का पता लग जाता है, जीवा देखने से इंसान का पता लग जाता है कि उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या घटना घटित हो रही है। तो जो डेली का यूरिन हम पास करते हैं, तो मान लो कि 5 की बजाय 10 बार आए, उसी से हमें पता लग जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ हलचल है, कुछ डिस्टरबेंसेस है, कुछ ना कुछ तो बॉडी के अंदर गड़बड़ हो रही है ना। यूरिन मान लो कम आए, तो उसी से हमारी इंद्रियों का पता लगता है कि आपकी जो कर्म इंद्रियां हैं, उसमें से जो मल मूत्र कर्म इंद्रिय है, वो हमारी अंदर के क्या भाव हैं कि जिसकी वजह से उसमें इफेक्ट आ रहा है ना। कभी कभी हमारा मल इतना ड्राई आता है, खाने को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, खाने को बिल्कुल अटैच मत करिए। खाने का प्रभाव 0% या 0 to 5-10% होता है, बस इतना ही होता है। लेकिन जो हमारे मन के अंदर चलता रहता है, उसका प्रभाव, कर्म इंद्रियों की बात हो रही है यहाँ पे, कर्म साथ में जुड़ा हुआ है। कर्म इंद्रियों में मल मूत्र आता है, हमारा हमारा रिप्रोडक्टिव जनरेशन वाला पार्ट भी आता है, हमारी वाणी भी आती है ना, हमारे हाथ पैरों की मूवमेंट भी आती है कि हम अपने हाथों से कैसे दे रहे हैं। उसी का हमारे अंदर की, जो हमारे मनस में जो हमारे संस्कार हैं, वृत्तियां हैं, थिंकिंग पैटर्न है, जिस के माध्यम से हम किसी की भी सुनते हैं तो उसके मीनिंग्स निकालते हैं, है ना। तो उसका इफेक्ट हमारे इन कर्म इंद्रियों के ऊपर पड़ता है, और डेली पड़ता है। तो इसीलिए हमारे आयुर्वेद में स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है कि आपके जो बॉडी के मल हैं, उससे आप काफी कुछ, हम्म, सामने वाले का जो पेशेंट आता है, उसके, वो एक मिरर है, आपका मल जो है एक मिरर है, उसी से पता लगता है। जैसे बहुत बलगम आना, जैसे नाक से बहुत मल निकलता है, किसी किसी की आंखों में बहुत मल इकट्ठा होता है ना, किसी किसी के नाखून बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना? किसी किसी को यूरिन बहुत आता है, किसी किसी को स्टूल बहुत पास होता है। ये सारे जो मल हैं, उसी से हमारे कर्म इंद्रियों का पता लग जाता है कि किस प्रकार से हमारा बॉडी की एक्टिविटीज, हमारे भाव, हमारे मनोमय कोश में क्या चल रहा है, हमारे प्राणमय कोश में क्या चल रहा है, और हमारे विज्ञानमय कोश में, हमारे कारण शरीर में हमने क्या क्या, कौन कौन सा मलबा इकट्ठा किया हुआ है, जो जिसका प्रभाव हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर, कर्म इंद्रियों के ऊपर, ज्ञान इंद्रियों के ऊपर पड़ रहा है। तो इतनी गहरी चीजें हैं
ये कि जो हम कोई भी छोटे से छोटा काम करते हैं तो उसमें ओवरऑल हमें ये बात सीखनी है कि हमारा कॉस्मिक इंटेलिजेंस, यानी कि हमारा महत हमें क्या बोल रहा है, हमें उस चीज को याद रखना है। ये सारी कहानी जो है, हम चित्त की कहानी, बुद्धि की कहानी, मन की कहानी इसीलिए बता रहे हैं कि महत्व को याद रखना है, क्योंकि सारी कहानी का ओवरऑल जो सेंटर है, जो कोर है, वो ये है कि आपका कॉस्मिक इंटेलिजेंस आपको बार बार चिल्लाता है, आवाज लगाता है कि तुम्हें ये करना है। लेकिन हमारे संस्कार कभी कभी प्रभावित हो जाते हैं, कभी कभी हमारा मन प्रभावित हो जाता है। तो ये जो पिक्चर है, ये मैंने स्पेसिफिकली इसलिए लगाई है कि ये एक हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट में एक वर्कशॉप हुई थी, जिसमें अनलिस्ड लव करके, कि आपके अंदर उस प्रेम तत्व को कैसे आप खोलेंगे। इस साल भी हो रहा है, ये पिछले साल हुआ था, उससे पिछले साल भी। तो उस वक्त मैं जा नहीं पाई थी, लेकिन वहाँ की उन्होंने वीडियोस मेरे पास भेजी थी, क्योंकि मैंने उसका रजिस्ट्रेशन करके फीस जमा हुई थी, तो सरकार ने छुट्टी नहीं दी, तो मैं जा नहीं पाई थी। तो उसकी कुछ मैंने ये स्क्रीनशॉट लेकर ये आपको दिखाने के लिए, सिंपल, कि वी आर मोर देन इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स एंड प्रोटॉन्स एंड बर्न्स एंड जीरोस। जैसे हमारा कंप्यूटर काम करता है, ऐसे आपके अंदर भी इस तरह की चीजें हैं कि आपका जो एनर्जी है ना, मतलब छोटी छोटी जो एनर्जी पैकेट्स है, जिसको हम क्वांटा बोलते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो एनर्जी पैकेट्स हैं, वो आपकी अ, जैसा आप बात करते हैं, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आपका भाव आता है, जैसे आपकी फीलिंग्स आती हैं, तो आपकी चारों तरफ का जो फील्ड है वो वाइब्रेट होता है। और वो वाइब्रेट होता है तो आपकी बॉडी के अंदर उस तरह की फीलिंग्स आती हैं, आपकी उस तरह की थिंकिंग आती है, उस तरह की इंट्यूशंस आती हैं आपके अंदर। तो आप हम सब, मतलब एक फिजिकल नहीं है, हमारे अंदर ये फील्ड वर्क काम करता है, जो फील्ड है ये काम करता है, मेमोरीज, इंफॉर्मेशन, है ना, लिव इन द फील्ड। तो ये मेमोरीज जो है हमारी, हम जैसा करेंगे, जैसा सोचेंगे, वैसे ही हमारे चारों तरफ का जो फील्ड है वो बनता चला जाएगा। अम, ये आपको शायद दिखाई थी ये स्लाइड, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये भी क्वांटम फील्ड की ही एक स्लाइड है, जो आपकी हमारी चेतना, मतलब चेतना एक रिस्पॉन्स देती है आपको, है ना। और our usual ego experience occurs after 500 milliseconds of reflection in the mirror of memory। मतलब पहला जो रिस्पॉन्स आता है आपका कॉस्मिक इंटेलिजेंस का आता है, यानी कि आपका क्वांटम सेल्फ का आता है पहला रिस्पॉन्स। हमेशा पहला रिस्पॉन्स आपका क्वांटम सेल्फ का आता है, यानी कि आपकी चेतना के अंदर से आवाज आती है। लेकिन 500 मिली सेकेंड के बाद, 500 मिली सेकेंड कितने होते हैं देखो, और वो आपके ऊपर कब्जा कर लेता है, मतलब कि ईगो आपका, है ना, और या अहंकार या मन उसके ऊपर एक आवरण चढ़ा लेता है। विद इन मिली सेकेंड, विद इन मिली सेकेंड हमारे ऊपर एक आवरण चढ़ जाता है, और हम उसी के अकॉर्डिंग फिर अपना व्यवहार करते हैं। तो ये एक बुक है हरीश जौहरी की। ये पुस्तक मैंने, जब मैं 12वीं क्लास में थी, ये तब की पुस्तक है। और धन्वंतरी करके नाम है इनका। और आप नेट पे भी डालोगे हरीश जौहरी की पुस्तक, तो वंडरफुल ऑथर हैं ये, मतलब ऐसे हैं। मैं 12वीं क्लास देखो कब था, 1986 87 में इस पुस्तक को मैं इतना अपने क्लोज रखती थी। आज भी ये मेरे, मतलब उतनी नज़दीक है जितनी मैं 12वीं क्लास में ये मेरे नज़दीक थी। अ, मतलब इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी साइंटिफिकली बताई थी कि वो ये कहते हैं कि आपके अंदर का ना ये एक स्पाइनल फ्लूइड मंथन, जो समुद्र मंथन है, ये स्पाइनल फ्लूइड है। और आपका ये जो मेरु पर्वत है, जिसको हम मतनी से मथ रहे हैं,
तो ये आपकी बॉडी के अंदर आपके जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, आपका मन, आपका अहंकार, आपका काम करता रहता है। आपको ना कभी राक्षस प्रवृत्ति, कभी देवता प्रवृत्ति, ऐसे आपको खींचते रहते हैं एवरी सेकेंड। मतलब आप इन्हीं से बंधे हुए हो, है ना। और ये मंथन चलता रहता है, समुद्र मंथन आपकी बॉडी के अंदर, स्पाइनल फ्लूइड शेक होता रहता है ना। और ये मंथन चलता चलता अब डिसाइड क्या करते हैं, कभी हम अपने मन में डिसीजन लेते हैं जो हमारी कॉस्मिक इंटेलिजेंस की, हमारी महत की आवाज होती है कि नहीं, मुझे दूसरों की मदद करनी है, मुझे हेल्प करना है दूसरों की, ना दूसरों से प्यार करना है ना। खुद न्यूट्रल रह कर क्या प्यार करना है। तो ये हरीश जौहरी ने मतलब ऐसी ऐसी बुक्स लिखी हैं। एस्ट्रोलॉजी की भी बुक लिखी है उन्होंने, जेम स्टोन की, न्यूमरोलॉजी की बुक का। मैं 12वीं फर्स्ट ईयर में आई जब मैं बीएमएस में, तब मुझे ये पता लगा कि कितने बड़े ये ऑथर हैं। इन्होंने कहा कि जब कोई आप प्यार का कोई संदेश भेजते हो तो आपके अंदर सेरोटोनिन उत्पन्न होता है। इन्होंने कहा कि जो अमृत वेला की बात बताई है, ऐसे ऐसे इन्होंने मतलब एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि आप पल भर में अट्रैक्ट हो जाते हो इस ऑथर की तरफ। ऐसे ही ऑथर हैं। इनकी कोई भी बुक आप अगर न्यूमरोलॉजी की बुक मंगवा सकें, उसको पढ़ से इंटरेस्टिंगली, मतलब जस्ट देखने के लिए। धन्वंतरी बुक भी बहुत अच्छी है जिसमें हमारी लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया है कि आपको कब सोकर उठना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में इन्होंने बताया कि अमृत वेला क्या होती है, किस तरीके से आपके प्लैनेट्स हैं, आपके स्टार्स हैं, किस तरीके से आपको अफेक्ट करते हैं जब आप मॉर्निंग में उठते हैं। मल की जो मैं आज बात बता रही हूँ, वो भी इन्होंने बताई है कि अगर आप रात को सोते हो तो आपकी सब छटनी होती है। मतलब आप जब सोते हो तो आपकी बॉडी के अंदर सारी धातुएं काम करती हैं, और इन धातुओं में रस का जो मल है, रक्त का मल है, अस्थि का मल है ना। जैसे अस्थि कमल नाखून होता है, तो अस्थि तक इट मीन्स कि आपका खाना जो है वो रस बनकर ब्लड में मिलकर और अस्थि तक जा रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है। लेकिन अगर नाखून बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मल भाग ज्यादा बन रहा है और सार भाग कम बन रहा है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये मंथन बताया है कि हर पल हम उस मंथन में रहते हैं और डिसीजन फैक्टर हमारे हाथ में होता है कि आपका ये क्वांटम सेल्फ रिस्पॉन्स है या आपका अहंकार से, या तो आप ईगो से रिस्पॉन्स करते हो किसी को, या आप अपनी चेतना से रिस्पॉन्स करते हो। तो 500 मिली सेकेंड के बाद जो रिफ्लेक्शन आता है वो आपका मिरर ऑफ मेमोरी से आता है। यानी कि आप पीछे याद करोगे ये वो व्यक्ति वैसा था तो मेरे को इसके साथ ऐसा बिहेव करना है। इट मीन्स कि हम उस ईगो के साथ चिपके हुए हैं। तो इस प्रकार से हम अपने उस ईगो को और क्वांटम सेल्फ को, कि हम अब अपनी चेतना तत्व को और अपने अहंकार को हम पहचान सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी सेल्फ आइडेंटिटी बनती है। तो पंच महाभूत भी फिर उसी के अकॉर्डिंग, किसी की प्रकृति वात हो गई, किसी की प्रकृति पित्त हो गई, किसी की प्रकृति कफ हो गई। तो वात में वातिक वायु ज्यादा होगी। अब जिसके पास वायु ज्यादा होगी वो थोड़ा सा चंचल प्रवृत्ति का होगा ना, ऑटोमेटिकली ना। उसको अनप्लान्ड वे से काम करेगा वो, कि बस मैं फटाफट, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, क्वेश्चन देती है टीचर कि जो सबसे पहले करके बताएगा। तो कुछ बच्चे होते हैं आनन फानन में अपना फटाफट उसका आंसर लिखते हैं और मैडम को कहते हैं मैडम जी हमने तो लिख दिया, है ना। तो बहुत चंचल प्रवृत्ति का होना, मतलब उसको ये उत्सुकता रहती है कि मैं किस तरीके से पहले नंबर पे आके ये अपना जो काम है मैं टीचर को दिखा दूं। तो वो एक चंचल जो प्रवृत्ति है वो हमारे अंदर होती है, तो हम उसको वातिक प्रवृत्ति बोलते हैं, वातिक प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति का होता है कि मतलब इनहेरेंट आपके पास वो वातिक प्रकृति आई हुई। इसी तरह पित्तज होती है कि जिसके पास अग्नि ज्यादा होती है वो एग्रेशन में होता है, वो थोड़ा रिफाइन वे से काम करता है, उसको थोड़ा गुस्सा भी ज्यादा आता है। वो बहुत उम, अलग तरीके से उसका काम करने का नजरिया होता है, क्योंकि अग्नि क्या करती है, पकाती है
है ना। वायु क्या करती है, बाहर ले जाती है। अग्नि क्या करती है, किसी चीज को पकाती है पहले, और उसके बाद फिर वो अ, फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वो प्रकट होता है। तो ऐसे ही कुछ बच्चे हैं जो अ, पित्त प्रकृति के होते हैं कुछ परसेंट। तो पहले चीज को बनाएंगे, उसको सजाएंगे, फिर उसके बाद वो उस बात को आगे रखते हैं। और अगर उसकी कोई ना सुने तो उनको गुस्सा आता है। फिर उनको लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तो उनके अंदर कुछ इस तरह के ईगो भी डेवलप होने लगती है। जिसके पास ज्ञान आएगा उसके पास ईगो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एक नेचर है प्रकृति का कि उसके अंदर अहंकार तत्व पनपने लगता है। इसी तरह कफ प्रकृति होती है जिसके पास पानी का तत्व और पृथ्वी का तत्व होता है। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे जब हम धरती पे आते हैं तो पंच महाभूत और उसके बाद अब हमारी प्रकृतियों का निर्माण होता है। तो आज हम इतना ही करते हैं, फिर हम और आगे चलेंगे।